हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारे पुराने वीडियोस जो हैं आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहे होंगे और कैसे ज़िंदगियाँ उन कुंडलियों के साथ मिलके काम करती हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज जो वीडियो है इसमें मैं आपसे कुछ एक तो मैरिड लाइफ़ ट्रबल्स के बारे में डिस्कस करूँगा और साथ-साथ में मैं यहाँ पे 2 कांसेप्ट और लगाऊँगा। एक होता है श्रापित कुंडली और एक होता है कार्मिक डेब्ट। तो कैसे इन चीज़ों को समझना है? इसको समझाने के लिए मैं आज कुंडली यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे हमें माइथोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैरिड लाइफ़ है उसमें तरह-तरह के ट्रबल्स आते हैं। मैरिज हो गई तो कभी सपोज़ वाइफ़ की तबीयत ख़राब है, कभी हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, कभी बिज़नेसमैन के साथ शादी हो गई तो टूरिंग के कारण प्रॉब्लम आ गई है। कहीं पे सपोज़ कोई आर्मी मैन है, 6-6 महीने उनको बॉर्डर पे रहना पड़ता है, तो ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। और कुछ दिक्कतें तो वो हैं जो आप देखते हो, जो डाइवोर्स और उस तरफ की ओर जा रही होती हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल बात समझो कि जिसमें एक्चुअल में फ़िक्स है कि भाई डाइवोर्स करना है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग इधर-उधर पंडितों और एडवोकेट के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते, म्यूचुअल कंसर्न बना लेते हैं और डाइवोर्स कर लेते हैं। तो वो लोग हमारे पास मोस्टली आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है कि भई साथ में रहना ही नहीं है। तो वो वाला जो कांसेप्ट है ना, उसको मैं दूसरी एक माइथोलॉजी से आपको समझा दूँगा कि उसमें कैसी माइथोलॉजी को हम उस पॉइंट पे लेकर आएँगे। आज वाला जो हम ले रहे हैं, इसमें हम उस केस को नहीं ले रहे जिसमें कि एग्ज़ैक्ट डाइवोर्स होता है। इसमें हम वो केसेस ले रहे हैं जहाँ पे मैरिड लाइफ़ है, मैरिड लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं और इवन लोगों ने केस फाइल भी कर दिए होते हैं और पेंडिंग हो जाते हैं केस, बट ज़िंदगी जो है वो कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम के साथ चल रही होती है। तो देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें निकालना कहाँ से? हुआ क्या था मेरे साथ कि फ़ेसबुक के ही एक ग्रुप के अंदर जब मैं लिख रहा था प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लोगों के लिए, तो वहाँ पे एक चैट था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी मैरिड लाइफ़ में डिस्टर्बेंस है और काफ़ी पुराना उनका पोस्ट था और तकरीबन 45 लोगों ने उस पे अपने-अपने जो भी उपाय हो सकते थे वो दे दिए थे। तो मैंने भी 46वाँ इंसान बन के उनको उपाय दे दिया कि ठीक है, हम भी कुछ जानते हैं, तो हमने भी बता दिया। उन्होंने आके हमसे कहा कि भैया ये ऊपर के 45 भी ज्ञानी थे, इनके सारे उपाय कर लिए, आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। आप ऐसा क्या कर दोगे कि मेरा कुछ बदल जाएगा? मैंने कहा ये बात तो मैंने सोची ही नहीं लिखने के पहले। क्यों? क्योंकि उस इंसान की एक मनोस्थिति है। वो मनोस्थिति को समझे बिना हमने कोई उपाय दे दिया तो काम कैसे करेगा? हकीकत इस बात की है कि मेरे पास या तो हस्बैंड आए या मेरे पास वाइफ़ आए, दोनों में से कोई एक आए, दोनों एक साथ आए नहीं। तो मैंने कोई उपाय अगर किसी एक कुंडली के लिए किसी को दे दिया और दूसरे इंसान ने उपाय किया ही नहीं, तो ये तो वो हालत है ना कि गाड़ी के टायर में जो पंचर था वो टायर नहीं, जो ठीक था उसी पे मैं काम कर रहा था। तो ऐसी कंडीशनों में वो चीज़ें फ़ेल हो जाएँगी और ऐसी फ़ेल होती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों का जो भरोसा है, वह किसी भी एस्ट्रोलॉजी या किसी भी साइंस के ऊपर से उठेगी, क्योंकि वो तो परेशान है। वो आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आए हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो नेचुरल है कि वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो अब ज़रूरत ये थी कि वो प्रॉब्लम कहाँ से हमें मिलेगी जहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत खोजा, बहुत सोचने के बाद एक ही चीज़ याद आई कि मैरिड लाइफ़ के ऊपर अगर कहीं माइथोलॉजी है, तो वो है रामायण। रामायण में ही ये कुछ ऐसे कंसेप्ट छिपे हैं जो कि ना हम कभी खुली आँखों से भी नहीं देख पाते। बस आज मैं वही कंसेप्ट आपको दिखाऊँगा। बस मेरे साथ रह के उन कंसेप्टों को समझिएगा, उसके बाद आप पूरी तरीके से मेरी हर बात पे यकीन कर लेंगे और मैं इन कंसेप्ट को आपको कुंडलियों में भी दिखाऊँगा आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि आज के वीडियोज़ को मैं बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकता। देखिए, जब हम रामायण देखते हैं तो रामायण में क्या होता है, दशरथ जी के 4 पुत्र थे। एक श्री राम, एक श्री लक्ष्मण, एक श्री भरत और एक श्री शत्रुघ्न जी। अब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये 4 पुत्र उनके पास हैं। तो राजगद्दी जो है वो राम जी को ना मिल जाए, इसलिए कैकेयी जी ने आके दशरथ जी से कहा कि आपने कहा था कि वरदान देता हूँ, ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत पड़े माँग लेना। तो उन्होंने राम जी के लिए वनवास माँग लिया। अब राम जी क्या अपने खुद से सन्यास के बारे में सोच रहे थे या खुद से वो वनवास के बारे में सोच रहे थे? क्या उनकी फ्री विल या क्या उनका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए रेडी था? पहला सवाल। क्योंकि मैंने आपको आज तक की कुंडली में एक ही बात कही है, सबकॉन्शियस माइंड बताएगा कि इंसान क्या करेगा। सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या ये थॉट प्रोसेस वनवास जाने का, ये राम जी के सबकॉन्शियस माइंड में था क्या? नहीं था। हुआ क्या कि पिताजी ने बोल दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब राम जी ने इसलिए अपना सबकॉन्शियस माइंड बनाया क्योंकि पिताजी ने जुबान दे दी है। तो यहाँ पर राम जी जब इस सबकॉन्शियस माइंड को बना रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ हो रहा है क्या? इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि माइथोलॉजी में थोड़ा और पीछे जाएँगे ना तो आपको पता लगेगा कि विष्णु जी जब राम अवतार में आएँगे, उसके पहले नारद जी उनको एक श्राप देते हैं कि भैया, मैं जब गया था किसी स्वयंवर में तो मैंने आपसे कहा था मुझे एक अच्छा-सा चेहरा दे दो, आपने मुझे वानर मुख दे दिया। अब ऐसा करो, मेरा श्राप लो और आप जाओ धरती लोक पर और वहाँ जाके आपको भी वानरों की मदद लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या श्राप दिया? उन्होंने कह दिया कि आपको अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा और वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए, इस इंसान ने जो वनवास सोचा है, वो इसका सबकॉन्शियस माइंड तो नहीं है, लेकिन इसके सबकॉन्शियस माइंड को इस बात के लिए रेडी किसने किया? फ़ादर ने, क्योंकि फ़ादर ने वचन दे दिया तो सबकॉन्शियस माइंड तो मान गया। अब उस सबकॉन्शियस माइंड के पीछे क्या काम कर रहा है? एक श्राप काम कर रहा है। नारद मुनि का एक श्राप काम कर रहा है। अब नारद मुनि भी कोई छोटी-मोटी चीज़ तो होंगे नहीं, वो भी उस ज़माने के बहुत बड़े ऋषि रहे होंगे। इस कारण से ये जो राम जी के ऊपर लगा हुआ श्राप था, ये उस ज़माने के बड़े-बड़े ऋषि भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अगर किसी कुंडली में कभी कोई श्राप लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी मुक्ति आसान नहीं होती। जब ऐसी कोई कुंडली मेरे पास आती है, जब मुझे दिखता है कि ये कुंडली तो श्रापित है, मैं इस समय लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर लगन कुंडली श्रापित आ गई, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये ग्रह अगर श्रापित है, तो इनसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि श्राप को जो है ना, वो आशीर्वाद काट सकता है। तो जब कभी भी हम देखते हैं किसी कुंडली को, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कहीं कुंडली श्रापित तो नहीं है। अगर श्रापित है तो जिस पर्टिकुलर प्लैनेट के द्वारा वो श्रापित होगी, उस पार्ट ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम दिखेगी। ये ज़रूरी नहीं कि वो प्लैनेट हमेशा मैरिड लाइफ में ही नज़र आए, वो चाइल्ड पे हो सकता है, वो सेकंड हाउस पे हो सकता है, कई सारे हाउसेस के लॉर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि श्रापित हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी मैरिड लाइफ के लिए कोई कुंडली आती है ना, तो हमें ये बात का कंसेप्ट याद रखना है कि राम जी जो थे, उनको श्राप मिला हुआ था। क्योंकि वो श्रापित थे, तो उनकी कुंडली में उनकी अपनी आत्मा, अपना सबकॉन्शियस के पीछे एक श्राप भी काम कर रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राम जी तो श्रापित थे, वेल एंड गुड। अब इनकी शादी हुई सीता जी के साथ। तो जब इनकी शादी सीता जी के साथ हुई, तो जब इनको वनवास मिल रहा था, तो सीता जी के सामने 2 ऑप्शन खुले हुए थे। एक तो ये कि वो महल में ही रह लेतीं, जैसे उर्मिला जी रही थीं, और दूसरा ये कि वो पति के साथ चली जातीं। अब यहाँ पे मैं ऐसा टर्म यूज़ नहीं करूँगा कि जैसे पतिव्रता। क्यों? क्योंकि ये भी पतिव्रता थीं और ये भी थीं। मगर दोनों में अंतर क्या है? इनको जो श्राप मिला है, उसमें ये कहा गया है कि आपको पत्नी से वियोग मिलेगा और उस वियोग में आपको वानर से या वानर रूपी लोगों से मदद लेनी पड़ेगी। इसी कारण से अगर ये सीता जी महल में रह जाती, तो राम जी को वानर रूपी लोगों से मदद लेनी ही नहीं पड़ती। कहीं न कहीं सीता जी जो है ना, इनके श्राप में आधी भागीदार है। कैसे? वो इस तरीके से कि जब विष्णु जी ने उनको वानर मुख दिया, तो लक्ष्मी जी ने उनको ये नहीं बताया कि भैया आपको वानर मुख मिल गया है, और वो भी खुशी-खुशी चले गए। तो इनके ऊपर, सीता जी के ऊपर जो है वो एक कार्मिक डेब्ट है कि भई आपने इनके किसी काम में इनका सहयोग दिया है, तो कुछ हिस्सा आपका इनके साथ आपको निभाना पड़ेगा। अब ये कार्मिक डेब्ट की थ्योरी को थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। सीता जी का पूरा जो रोल है रामायण में, वो कहाँ से कहाँ तक है? वो रोल है कि जब इनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद इनके साथ इनको वनवास जाना है। वनवास जाने के बाद फिर रावण उनको हरण करके ले जाएगा। अब रावण ने सीता जी का हरण इसलिए किया क्योंकि इनको पहले से श्राप मौजूद था कि आपको पत्नी से वियोग झेलना है। तो ये पत्नी तो साथ में जा रही थी, वियोग हुआ ही नहीं था। वियोग तब हुआ जब रावण ने सीता जी का हरण कर दिया। तो यहाँ तक आपको पहली चीज़ समझ में आई कि सीता जी का पहला रोल क्या है कि इनसे राम जी का वियोग होना है। ये इनका कार्मिक डेब्ट है, इन्होंने इसको निभा दिया। अब कार्मिक डेब्ट हो गया, निभ गया। सीता जी की एक चीज़ देखिए, अगर ये महल में रहती तो एक प्रकार की ज़िंदगी वैसे ही थी। जब इनको रावण लेके गया, वहाँ पे भी उसने वाटिका में रखा और पूरे आदर-सत्कार के साथ रखा। तो इस इंसान की ज़िंदगी में जो आदर-सत्कार यहाँ हो सकता था, तकरीबन वैसा ही वहाँ भी हुआ, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ रहा। तो
जब कार्मिक डेप्ट आया है तो कार्मिक डेप्ट में पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी का कुछ हिस्सा है जो कि आपका अपना कर्म निभाना है, वो चीज़ आपको पूरी करनी होती है। अब सीता जी जब राम जी को वापस मिल गईं, उसके बाद वो वापस अयोध्या आ गए। फिर अयोध्या में किसी ने राम जी से कुछ कह दिया, फिर सीता जी को अलग हटना पड़ा। कुछ समय के लिए सीता जी अलग हटती हैं और इसके बाद वो पृथ्वी के अंदर समा जाती हैं। तो इसका मतलब है कि मैरिड लाइफ के अंदर इंसान को एक समय तक अपने एक पार्टनर के साथ कोई ना कोई एक कार्मिक डेप्ट है तो वो पूरा करना होता है। उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो अपना कार्मिक डेप्ट पूरा कर लेता है, फिर उसका दिमाग कहीं और चला जाता है तो वो डाइवोर्स हो जाता है, या फिर वो कार्मिक डेप्ट पूरा होते ही वो इंसान अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की कम उम्र में मृत्यु हुई है। 30, 32, 42, 48, यानी कि इनके पीछे कोई ना कोई हस्बैंड या वाइफ एज़ अ विडो कहीं न कहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस लॉजिक को लगा सकते हैं कि जो इंसान इनके साथ जुड़ा था, उस इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक कार्मिक डेब्ट था। जब वो पूरा हो गया, तो वो इंसान अपनी मुक्ति को हासिल कर गया। मैंने जब रामानुजम जी की कुंडली ली थी, तो उसमें क्या हो रहा था, 33 साल की उम्र में उनकी जो है देहनिवास हो गया था। उनका कहीं न कहीं मृत्यु को वो प्राप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक डेब्ट जो था उनका, वो पूरा हो गया था। श्रापित कुंडली की एक निशानी ये होती है कि सूर्य से छठे या सातवें घर में कोई ग्रह दिखता है, तो वहाँ पे मुझे एक कालचक्र बना के देखना पड़ता है कि किस ग्रह ने कुंडली को श्रापित किया है। जब कभी भी कार्मिक डेप्ट होगा ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु और केतु, क्योंकि कार्मिक डेप्ट का मतलब है कर्म भूमि का ही कोई एक रह गया, तो कर्म भूमि को दर्शाने के लिए राहु केतु ही होंगे। जब कभी भी राहु केतु का कोई कनेक्शन आता हो, ये कनेक्शन आपको सूर्य कुंडली से भी दिख सकता है, चंद्र कुंडली से भी दिख सकता है और लगन से भी दिख सकता है। लगन फिजिकल बॉडी है, अगर लगन से ये कनेक्शन दिखेगा तो फिजिकल सेपरेशन होगा। जैसे कि सोल्जर्स में होता है ना कि 6 महीने वो दूर रह रहे हैं, फिर पास में आ रहे हैं, बट ब्रेक नहीं हो रहा, ये कार्मिक डेप्ट है जो कि निभा रहे हो आप। अगर ये आपको सूर्य कुंडली में दिखाई देगा, तो यहाँ पे आत्मा से एक कोई ना कोई ऐसी हरकतें होंगी जो कि मैच नहीं होगा। सपोज़ हस्बैंड जो है वो काफ़ी ड्रिंकर से निकल गए, तो ऐसे में जो वो आत्मा है वो मैच नहीं कर रही, वो प्रॉब्लम है। मगर क्योंकि कार्मिक डेप्ट है, तो इंसान उनके साथ जुड़ के जिए चला जा रहा है। तीसरा चंद्रमा से होता है। चंद्रमा में फिर क्या होता है कि इमोशनल डिसबैलेंसेस आते हैं, कि वो साथ में रह रहे हैं लेकिन इमोशनली आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जब राहु केतु वाली कंडीशंस आती है ना कुंडलियों में, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई एक कार्मिक डेप्ट दिखेगा, और ये हमें देखना होगा 7th और 8th हाउस के अंदर। कभी-कभी जो श्राप होंगे वो सीधे-सीधे लगन कुंडली में दिखेंगे, और अगर कोई कुंडली श्रापित नहीं है लगन कुंडली में, तो फिर आपको क्या करना है, नवमांश कुंडली D9 में जाना है, वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कोई श्राप नज़र आता है क्या? जिस ग्रह का वहाँ पे श्राप नज़र आएगा, उसका उपाय करना है। अब लोग मुझे उपाय बोलते हैं कि गुरुजी कुछ रत्न बता दीजिए, कुछ पूजा बता दीजिए, कुछ मंत्र बता दीजिए। मैं कहता हूँ भाई बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझिए, जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हम 2 एनर्जियों को मैच करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान में किसी प्लैनेट की एनर्जी की कमी है। दिक्कत ये है कि उसके पास जो प्लैनेट है ना वो श्रापित है। वो उसके ऊपर काम करेगा तब जाके उसका काम बनेगा। उस पे आप स्टोन पहना के, पूजा करके या मंत्र रटवा के काम नहीं करोगे। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों आपस में सपोज़ बातचीत नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक समझ नहीं पा रहा और दूसरा उसको समझा नहीं पा रहा। एक ये हो सकता है कि एक कम पढ़ा-लिखा था, एक अपने आप को ज़्यादा पढ़ा-लिखा समझ रहा था। तो जो भी ग्रह आएँगे, मैं आगे आने वाले कुंडलियों में आपको बताऊँगा, तो उस हिसाब से जिस तरह का ग्रह आएगा, उस तरह की परेशानी हमें मैरिटल लाइफ़ में देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको 2 चीज़ें समझ में आई होंगी। मैरिटल लाइफ़ के अंदर एक फैक्टर काम करता है, वो ये कि किसी कुंडली में श्रापित तो नहीं है कोई कुंडली, और दूसरा उसे खुद इंसान का अपना एक कार्मिक डेब्ट, जिस कारण से बहुत से लोग जब मुझसे पूछते हैं कि भाई उनके साथ ये जुड़ के देखो कैसा-कैसा हो रहा है, तो वो उसका कार्मिक डेब्ट है, उसे उसको निभाना ही पड़ेगा। उससे हम कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर हम बिहेवियर थेरेपी का सहारा लेंगे तो थोड़ा-सा उनके बीच में वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व की जा सकती हैं एक हद तक, बस उससे ज़्यादा भी नहीं। तीसरा केस अब आप समझिए, ये लक्ष्मण जी जो थे, कि लक्ष्मण जी को ना तो श्राप था, ना तो इनका कोई कार्मिक डेब्ट था। फिर ऐसा क्या था इनकी ज़िंदगी में कि इनको भी जाना पड़ा? क्योंकि अगर राम जी सीता जी के साथ गए तो कुछ हद तक तो ये साथ गए, उसके बाद जाके इनका वियोग हुआ। ये तो जैसे ही हुए नहीं कि यहाँ से घर छोड़ते ही उर्मिला जी को भी छोड़ना पड़ा।
यहाँ पे क्या कारण बना कि लक्ष्मण जी चले गए? मैं एक उदाहरण देता हूँ या मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप सोचिएगा। भरत और शत्रुघ्न जी जो हैं वो अपने मामा जी या नाना जी के घर चले गए थे। अब बचे थे तो सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी। तो राम जी पे तो एक श्राप काम कर रहा था, इनका जाना 100% फिक्स था। इनके पास 50-50 चांस था, लेकिन इनका श्राप इनके ऊपर 50% काम कर रहा था। सो ये चार्ट जब इस चार्ट से मैच हुआ तो इसका 100% जाना श्योर था। इसका जाना क्यों ज़रूरी था? लक्ष्मण जी आखिरकार क्यों गए थे? ये चाहते तो राजगद्दी पे बैठ जाते, ये चाहते तो पिताजी की सेवा करते, ये चाहते तो काम करते। अब इसको आज की प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िएगा इस सिनेरियो को, ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये तो कुछ ही कुंडलियों में दिखेगा, बट ये मोस्ट ऑफ द कुंडलियों में दिखेगा। लक्ष्मण जी अगर वहाँ से नहीं जाते तो क्या नहीं होता और क्या होता? सपोज़ पहला सिनेरियो, लक्ष्मण जी जो है वो मना कर दें कि मैं राम जी के साथ नहीं जा रहा, मैं तो पिताजी के साथ रहता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर ये इनके साथ रहते तो मान के चलिए इनके ऊपर कोई ना कोई बड़ी आपदा आती, कोई ना कोई बड़ी परेशानी आती। अब आप कहोगे कि भाई आप माइथोलॉजी में भी अपना दिमाग इतना लगा रहे हो, तो मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। दशरथ जी के ऊपर एक श्राप काम कर रहा था श्रवण कुमार का कि आप तड़प तड़प के मरोगे अपने पुत्र के वियोग में। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि वो पुत्र कौन होगा, कौन से नंबर का होगा। पुत्र मतलब चारों ही पुत्र वहाँ से हटेंगे तब जाके इनकी मृत्यु होगी, और वो श्राप तभी काम करेगा जब ये तो चले जाएँ, ये भी चले गए, ये भी चले गए। अब इनका जाना ज़रूरी था। अगर लक्ष्मण जी वहाँ से नहीं जाते तो इनकी मृत्यु के लिए इनको दूर करने का कोई दूसरा रास्ता ज़िंदगी को अपनाना पड़ता, क्योंकि अगर कोई होनी अटल है तो उसको होने के लिए दूसरी चीज़ को भी एक साइडलाइन करना पड़ता है। और ये रियल लाइफ में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि साथ में रह रहे थे पेरेंट्स और चाइल्ड, फिर कभी चाइल्ड की मूवमेंट हो गई और अचानक से पेरेंट्स की बीमारी आई, तो बीमारी के वक्त वो एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही, साथ में लेके भी नहीं जा पा रहे, जैसे हार्ट अटैक्स के केसेस में होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे इनकी कुंडली में डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल कुंडली है, लेकिन इनका जो श्राप है उसके कारण यहाँ पे ये फैक्टर काम करने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारी जो रामायण है उसमें एक माइथोलॉजी जो है वो किस तरीके से हमारे को ज़िंदगी में दिखती है, और ये रियल ज़िंदगी में हुआ था। अब इन्हीं चीज़ों को इन कुंडलियों में भी देखना होगा। तो कुंडली में राम जी की कुंडली तो फिर भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, उसमें एक बात की लड़ाई हमेशा है कि भाई वो लगन जो है वो कर्क होगा या सिंह होगा। वो लगन कर्क हो जाए या सिंह हो जाए, इसके कोई टेंशन नहीं। सूर्य से 7वें घर में आपको एक ग्रह ज़रूर दिखेगा और कहीं न कहीं वो एक श्रापित कुंडली नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो 7वें घर में ग्रह दिखेगा, वो जब हम एक काल चक्र दशा बनाएँगे, उसके अंदर आपको एग्ज़ैक्टली कर्स ऑफ गॉड पे नज़र आएगा। ठीक है? तो ये पहली कंडीशन है कि मैरिड लाइफ़ में दोनों में से किसी एक कुंडली में हो सकता है कि श्रापित कुंडली हो, इस कारण से झेलना पड़ता हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? दोनों ही कुंडलियाँ लगन पे तो श्रापित नहीं आ रही, यानी कि D1 कुंडली श्रापित नहीं है, लेकिन जो मैरिड लाइफ की नवमांश की कुंडली है, उनमें दोनों ही कुंडलियाँ श्रापित है। अगर ऐसा है तो ज़िंदगी में आप देखते हो कि आफ्टर मैरिज ही बस दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो रही होती हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक चलती हैं। और ये तीसरा केस होता है, इसमें ना तो नवमांश में कुछ प्रॉब्लम होती है, ना तो इनके लगन का चार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है। बस इनका जो एक फेट है, इनका जो एक फॉर्च्यून है, वो कहीं न कहीं किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से वो आपस में लिंक होके उनके पास आए और एक का फॉर्च्यून या मिसफॉर्च्यून दूसरे को भी इम्पैक्ट करता है। इस तरीके से इस बात को आप समझिए कि एक घर के अंदर हस्बैंड और वाइफ भी कनेक्टेड हैं और फादर और मदर भी अपने चाइल्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि एक पे परेशानी आएगी तो वो दूसरे के ऊपर कहीं न कहीं शिफ्ट ज़रूर होगी। इसी को हम कहते हैं कार्मिक डेब्ट। तो आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको कुछ कुंडलियाँ दिखाऊँगा, वहाँ पे मैं स्पेसिफ़िकली दिखाऊँगा कि देखिए इसमें श्रापित कुंडली है, जब श्रापित कुंडली होगी तो क्या करना है, जब कार्मिक डेब्ट की कुंडली है तो क्या करना है। आज की इस वीडियो से उन सभी लोगों की कम से कम एक सोच बन जानी चाहिए जो बार-बार मैरिड लाइफ ट्रबल के लेके सोचते हैं कि आखिर हो क्यों रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं कुंडलियों में इस बात को दिखाऊँगा तो आप पूरा 100% यकीन करेंगे कि हाँ, मेरी कुंडली में ये चीज़ बनी है। कहीं न कहीं मेरे साथ ये चीज़ थी। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे ना कि ये चीज़ आपके साथ थी, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लोगे कि हाँ, ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता।
या मैं नहीं निकल सकती। लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर कर लोगे तब जाके आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ठीक है, राम जी के साथ ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम को लेके चलना था, वो चले। आप भी एक प्रॉब्लम के साथ आए हो, आप प्रॉब्लम को लेके चलो, लेकिन उसका कोई दूसरा भी तो चीज़ होगी जहाँ पे आप अच्छा कर सकते होगे। आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा-सा अपने आप को डाइवर्ट करके उस लाइन पे चले जाओ जहाँ पे आपका कार्मिक डेप्थ आपको लेके जा रहा है। क्योंकि इन लोगों को अगर कोई चीज़ हटाती है, वो उनका वो कर्म है जो कि उनको एक डेब्ट के तौर पे मिला है, एक कर्ज के तौर पे मिला है। जब तक आप वो कर्ज पूरा नहीं निभाओगे, तब तक आपकी ज़िंदगी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वाले कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए ना, तो इसको 2 से 3 बार समझिएगा। बार-बार सुन के समझिएगा, क्योंकि यही मैं आने वाली कुछ कुंडलियों में लगाऊँगा जब मैरिटल लाइफ़ प्रॉब्लम्स की मैं बात करूँगा। और आपको अगर कोई भी सजेशन देना है या आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम बतानी है या कोई कुंडली आपको चाहते हैं कि मैं देखूँ, तो आप जो नीचे कमेंट्स हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आने वाले समय में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जब मैं कुंडलियाँ बताऊँगा तो आप ज़रूर उनको उस कुंडलियों पे कंसेप्ट को लगाएँगे। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तब आप मेरे को कॉल भी कर सकते होंगे या व्हाट्सएप कर सकते होंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।